नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां नगर पालिका ईओ की लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि मुसलमान खुलेआम पशु वध कर रहे हैं। जिले में लगभग 1 सैकड़ों से अधिक दुकानों पर खुलेआम मुसलमान पशु वध कर रहे हैं, जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में लगभग 1000 से अधिक मांस बेचने की मुसलमानों की दुकान है। जिले भर में बिना लाइसेंस के खुलेआम मांस बिक रहा है। अब खाद्य उपायुक्त अजीत कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बोला कि जिले में एक भी नहीं है स्लाइडर हाउस। केवल एक दुकान का केंद्र से मांस बिक्री के लिए लाइसेंस जारी हुआ है। जब कोई स्लाइडर हाउस नहीं है तो कैसे हो रहा है पशु वध? हजारों की संख्या में मांस बिक्री की दुकान चल रही है। नगर पालिका ईओ ने प्रमुख सचिव के आदेश को ताक पर रखकर पशु वध रोकने के लिए गठित समिति नहीं कराई। कितने स्लाइडर हाउस है, कितनी मीडिया दुकानें हैं यहाँ पर जिनके लाइसेंस जारी किए गए हैं? यहाँ पे किसी भी स्लॉटर हाउस के लिए कोई भी आवेदन नहीं आया, ना कोई लाइसेंस जारी है और मीट के दुकानों के भी कोई लाइसेंस जारी नहीं है। केंद्र सरकार से एक लाइसेंस मीट शॉप का एक लाइसेंस है, क्योंकि आजकल तो हजारों संख्या में दुकानें रही हैं। हम लोग समय समय पे कार्रवाई करते रहते हैं। 17-18 चालान भी किए हैं और हमारी ड्राइव्स पर महीने चलती हैं। जो भी हमें मिलता है उसमें। अगली खबर कानपुर से है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी मारे गए। ऐसे में कानपुर में शोक की लहर दौड़ी हुई है। वहीं सरकार से यह मांग की जा रही है कि जितने भी लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं, सबको बलिदानी का दर्जा दिया जाए। साथ ही उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराया जाए। साथ ही परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए और कश्मीर को पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से लैस कराया जाए, ताकि यह पता लग सके कि आतंकी वहीं के रहने वाले थे कि कहीं और से आए थे। इसी क्रम में कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराजपुर क्षेत्र के हाथीपुर निवासी शुभम द्विवेदी की दुखद मृत्यु पर उनके पैतृक गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से भेंट की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जिलाधिकारी ने परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि शासन प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगे। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर है कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी कि जो डीएम श्रीनगर है मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर है वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवार के सभी सदस्यों की से मेरा संवाद है, बातचीत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत दुख व्यक्त किया उसको मैं प्रकट करने के लिए यहाँ पर मैं भी आया था, सीपी साहब भी आए हैं। तो हम सभी इस संकट की घड़ी में, इस एक बड़ी त्रासदी की घड़ी में परिवार के साथ में है और प्रशासन पूरा का पूरा, सभी पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी अन्य व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग करेंगे। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है। मुरादाबाद को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, जहां प्रधानमंत्री ने डीएम और सीडीओ को सम्मानित किया। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि मंडलायुक्त की सोच से प्रेरित होकर जनपद को यह सम्मान मिला। लोक सेवा दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह और मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव को सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके बाद से मुरादाबाद में खुशी की लहर है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। ये हमारे जिले के जो आयुक्त महोदय थे, उन्हीं की सोच का नतीजा था। सर ने जैसा भी बताया कि कैपेबिलिटी हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनको बढ़ाने के साथ साथ एक जो सेंसिटाइजेशन का इशू हमेशा रहता है, जैसा डिस्कशंस में हमेशा सर कहते थे कि नॉर्मली इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता उनको
उस नज़रिए से नहीं देखते जैसे कि सामान्य बच्चे को देखते हैं। तो एक सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत थी और इस प्रकार के रिसोर्स सेंटर जो हमारी टीम ने सर के मार्गदर्शन में जो किया है, उसी का नतीजा है कि आज हमें ये इनोवेशन कैटेगरी का इनाम मिला है। और ये बड़ा ही गौरव का क्षण था कि पूरे उत्तर प्रदेश से 2024 का एकमात्र पुरस्कार जनपद मुरादाबाद को मिला और उसको लेते वक्त हमें भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस हुआ। सर, दिव्यांग को जो इसके लिए पुरस्कार मिला, मैं आपको क्या-क्या सुविधाएं मौजूद हैं? देखिए, वहाँ पे दिव्यांगों के लिए अभी जो सरकारी व्यवस्था है वो ये है कि हर एक स्कूल में एक नोडल टीचर होते हैं और स्पेशल एजुकेटर साल में 3-4 बार वहाँ जाके उनको ट्रेन करते हैं। लेकिन उस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में क्योंकि नहीं आ पाता है, इसी सोच के साथ हमारे आयुक्त सर के जो मंशा थी उसके अनुसार हमारे सीडीओ साहब ने और एडी साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी सब ने मिलके एक रिसोर्स सेंटर बनाया। इस रिसोर्स सेंटर में तमाम इस तरीके के एक्टिविटीज़ हैं जो कि NIVH देहरादून और इन सब के कोलैबोरेशन से बना है, वो वहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो ब्रेल की पुस्तकें हैं, स्पीच थेरेपी है, टेक्स्ट टू स्पीच है, तमाम तरीके की सुविधाएं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह सब उपलब्ध है, जिसका यूज़ करके बच्चे वहाँ पे अपने जो स्किल है उसको बढ़ा रहे हैं और सामान्य बच्चों की श्रेणी में आने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारा जनपद का एक इनिशिएटिव था सुवर्ण पुस्तकालय अभियान, उसको नवाचार कैटेगरी में कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक हमको नेशनल अवार्ड मिला है। और ये इनिशिएटिव हम लोगों ने मुरादाबाद जनपद में कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में और उनके विजन के क्रम में शुरू किया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी हमारी जो तहसील हैं उसमें एक ऐसा शिक्षा केंद्र इस्टेब्लिश किया है जिसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी नीड्स, उसको देखते हुए हम लोग उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को वहाँ पर पूरा करते हैं। उनको कोई अगर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई एड की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग मेडिकल वहाँ पर करा के बच्चों का मेडिकल कैंप लगा के वो भी प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ एक हम लोगों ने ऑनलाइन एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया है, उसमें बच्चे की हम लोग ग्रेडिंग भी करते हैं कि वो बच्चा किस श्रेणी का भी है, उसको मतलब कौन से सब्जेक्ट में वो वीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसको एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है। अगर कोई डेली असिस्टेंस उसको चाहिए तो वो भी हम लोग उसमें देखते हैं डेली एक्टिविटी में। और कोई सोशल स्किल उसमें अगर लैकिंग कर रहा है तो सोशल स्किल भी हम लोग उसकी डेवलप कराते हैं। साथ साथ DM सर के निर्देशन में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको और अभी ब्लॉक लेवल पर लेके जाएं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने की फैसिलिटी भी हम लोग शुरू करें ताकि और सुविधा हो सके बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और हमारे और ज़्यादा बच्चे इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकें और उनका जीवन और बेहतर हो। इसलिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार मुरादाबाद जनपद को इनोवेशन की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जनपद ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है इनोवेशन के लिए और नवाचार के लिए। और ये जिलाधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में जो पूरी टीम जिसने एक मुहिम को आगे बढ़ाया उसके लिए है। और ये है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको एक पूरी समग्रता के साथ समाज के सामने रखने, उसका समाधान निकालने के लिए ये है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे हम अभी और भी इस पे कार्य कर रहे हैं। ये इस पुरस्कार से न सिर्फ हमारे जनपद के सभी अधिकारियों का और ख़ास तौर से हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उनका उत्साह बढ़ेगा, हमारे बच्चों का सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा, उनके माँ बाप का। कि जो माँ बाप ये सोचते थे कि उनका बच्चा किसी भी दृष्टि से कहीं से लाचार है किसी अंग की वजह से, वो अब उनको संबल मिलेगा कि उनके बच्चे बेहतर कर सकते हैं, उनकी बच्चियां बेहतर कर सकती हैं और संभावनाएं अपार हैं। हमारे बच्चे आगे चल के राष्ट्र निर्माण में बहुत बेहतर योगदान कर सकते हैं। एक जो भावना है, जो विश्वास है, ये मजबूत हुआ है इससे। हमारे लिए, पूरे मुरादाबाद के लिए ये बड़े गौरव की बात है, बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिलाधिकारी मुरादाबाद, हमारे CDO मुरादाबाद जो शुरू से इस प्रोजेक्ट में लगे रहे और AD बेसिक जो शुरू से लगे रहे, इन सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां गोंडवाना एक्सप्रेस में एक यात्री की मौत हो गई। इसकी सूचना GRP पुलिस को लगी तो GRP पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे डॉक्टर को सूचना दी तो रेलवे डॉक्टर ने यात्री को चेक करते हुए मृत घोषित कर दिया। GRP पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र ने बताया कि वह मूल रूप से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दिल्ली में रहकर अपने पिता रामदयाल के साथ रहकर मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं। टीकमगढ़ में दिल्ली के लिए रवाना हुए और गोंडवाना एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रहे थे। तभी आगरा और मथुरा के बीच ट्रेन की खिड़की के पास उनके पिता रामदयाल बैठे हुए थे।
तभी ट्रेन में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी ने खिड़की पर ना बैठने की बात कही और उसे एक तरफ ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद रेलवे स्टेशन पर उनकी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर मारपीट कर मारने का आरोप लगाते हुए जीआरपी थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। घटना को लेकर जीआरपी इंस्पेक्टर यादराम सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों ने प्रार्थना पत्र दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद छानबीन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम ईसानगर से टिकट कटवाई थी हजरत निजामुद्दीन के लिए। फिर ईसानगर से हम बैठे गीता जयंती में, जो कुरुक्षेत्र तक जाती है। फिर बीच में हमने ललितपुर से चेंज कर दी। 10:30 बजे हम बैठे गोडवाना में। फिर 10:30 बजे गोडवाना में बैठे। उसके बाद बैठे सुबह 2-2:30 के करीब आगरा से मथुरा के बीच, वहाँ पर जो मेरे पिताजी थे वो चाहे गेट पर खड़े हों या जो भी बीड़ी वगैरह पिए हों, तो वहाँ से एक पुलिस वाला आया। उनका नाम याद नहीं है, फ़ोटो में है, वीडियो में है, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। उसने मेरे पिताजी को रैप्ट मारी दो और फिर उनको खींचातानी की और खींचते हुए स्लीपर के डब्बे में ले गया। जनरल के आगे ही लगा था वो डब्बा, उसमें खींच कर ले गया। फिर वहाँ से उन्होंने अकेले में उनको मारा पीटा हो, जो भी किया हो। वहाँ से वो आए मुरझाते हुए ऐसे लटके हुए जैसे उन्हों को किसी ने खूब पीटा हो, मारा हो। फिर आके सीधे वो कुर्सी पर सीट पर मेरे नीचे थी वो सीट, उस पर बैठे ही तो है और वहीं नीचे गिर के फड़फड़ाने लगे, हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। फिर मैंने देखा, मैं नीचे तुरंत कूद के आया, मैंने देखा, मैंने उनको पानी पिलाया, थोड़ा उनको खूब चिल्ला के बुलाया कान में, पापा पापा पापा। उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और मैंने थोड़ी छाती भी दवाई क्या करे, जैसा ना हो कि कुछ छाती में दिक्कत आ गई और सांस लेने में। फिर मैंने उनके मुंह में भी फूंका कि कोई ऐसा नहीं कि सांस नहीं जा रही हो, फिर वो होश में नहीं आए। और फिर ये हाल देखते जो पुलिस वाला था वो पीछे की तरफ वापस स्लीपर डब्बे में चला गया। फिर बाद में आया, फिर बाद में वो 2 लोग आए देखने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। फिर ट्रेन में वहीं पर डेथ हो गई। उसके बाद में कोई कहानी बनी और कुछ क्या हुआ? उसके बाद बस वो एक पुलिस वाला आया था, वही वाला मेरे पीछे पड़ा रहा, मेरे से बोल रहा था कि आप पानी वानी वगैरह पी लो, कोई वो बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, ऐसे प्यार बंदी की तरह। और अगर आपके पास किराए में की पैसे ना हो तो मेरे से पैसे ले लीजिए, मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैंने बोला नहीं सर, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे पिताजी खत्म हुए। क्यों दे रहा था? बोला था किराए के लिए दे, कि बोला था कि अगर पैसे ना हो तो किराए के लिए दे रहा था। हाँ, कितने रुपए क्या देने की बात कर रहा था? वो अभी एक बार बोल के गया था 1 लाख रुपए, अभी थोड़ी देर पहले। 1 लाख रुपए किस बात के लिए? बोला था अगर मैंने 1 रैप्टा मारा होगा तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? हाँ, अगर वो 4 मारेंगे तो 4 लाख दूंगा, ऐसे बोल के गया था। सर अगर एक रैप्टे में 1 लाख 4 लाख का क्या करूँगा, मेरे तो पिताजी खत्म हो गए ना। अब क्या कर रहे हो? यहाँ पे जीआरपी थाने पे आए हो तो पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हो? हाँ, उन्हीं के खिलाफ जो बंदे थे ट्रेन में जिन्होंने मेरे पिताजी को मारा पीटा था, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, उनके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे घर में कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरे से 2 छोटे भाई हैं, माँ पहले ख़त्म हो गई, पिताजी अभी ख़त्म हो गए, दादा दादी हैं 80-90 साल के बूढ़े हैं। अब मैं अकेला क्या करूँगा पूरे। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां धामपुर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। महिला ने 20 अप्रैल को कोतवाली धामपुर में सूचना दी और मामले पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 22 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बिजनौर न्यायालय में पेश कर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शोषण किया। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति को बलात्कार के आरोप में जेल भेजा जाएगा। यौन शोषण के मामले में क्या कहना चाहिए? महिला ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ 4-5 साल से संबंध बनाया है। इस संबंध में थाना धामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना क्रम में आज नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में निजाम ने हिंदू लड़की का 1 साल से जीना मुश्किल कर दिया है, जहां लड़कियों को छेड़ना और अश्लील हरकतें करना निजाम का शौक बन गया। निजाम और नजीर ने सरेआम बाजार में लड़की को छेड़ा और दबंगई इतनी कि रोकने पर गांव के प्रधान के साथ मारपीट भी कर ली। सर हमारे साथ 1 साल से छेड़खानी कर रहा था। हमने इसको बहुत समझाया पर ये समझ नहीं रहा था। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, नहीं बताने के बावजूद ये नहीं माना। फिर इसने मेरे भाई को अपने घर पे बुलाया, उसके एक थप्पड़ मारा।
फिर उसके बाद ये हम लोग ये प्रधान जी हैं हमारे गांव के सरपंच, मैंने इनको बताया और जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन आने की कोशिश की तो ये लोग आके इनको मारा। आज की घटना है? आज की घटना 7:30 बजे की है। कितने लोग थे वो लगभग? वो लोग लगभग 7 लोग थे। आज घटना हुई सर, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, वो लोग आके हमारे ऊपर हावी हो गए, हमला कर दिए। कितने लोग थे लगभग? करीब 6-7 लोग थे। किस बात को लेकर मारपीट हुई? हमारे यहाँ एक लड़की है जिसका नाम गुड़िया है, उसको 1 साल से टॉर्चर करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास शिकायत की कई बारी और हम लोगों ने उनको समझाया और 2-3 बारी उनको हैनावती दिया और फिर उसके भाई को उन्होंने मारा। तो मेरे टॉर्चर होने के बाद मुझे भी दबाया गया, कई बारी मुझे भी टॉर्चर किया गया। और फिर आज की घटना है, आज इन्होंने मार्केट गई हुई थी, वापस आ रही थी, उसको टच किया। उसके बाद मैंने इनको समझाया तो मुझे इस बात का इनको डरते हुए कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आके एक बार की मुझ पे हावी हो गए। मारपीट की आप लोगों के साथ? जी। कितने लोग थे लगभग? ये 6-7 लोग। आँख में ये लोग दवा डालने की कोशिश कर रहे थे और मेरे आँख में इन्होंने टॉर्चर किया मेरी। अब बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की, जहां NH9 पर 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गया, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम को जिसके बाद सूचना दी गई और ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 2 गाड़ियों के बीच ये एक्सीडेंट हुआ और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद थाने की टीम मौके पर पहुंची, जहां गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की, जहां प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा रद्द हो गया। बता दें कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर कानपुर दौरा रद्द की जानकारी PMO द्वारा दी गई। वहीं कानपुर मेट्रो उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा होना था और ये जानकारी मीडिया के सामने यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दी। कल की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि वो कल नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया उसके पिताजी श्री संजय जो इस समय कश्मीर में मौजूद है, उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिन्होंने भी करी है, इस देश को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, इस देश को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया है उनको उसी प्रकार की सज़ा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। अब आज लेट नाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है वो 6 बजे वहाँ से श्रीनगर से चलकर दिल्ली पहुँचने की है और दिल्ली पहुँचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुँचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव यहाँ पर हाथीपुर महाराजपुर से उठे। आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर ये हत्याएं की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कारों को कुछ लोग तार-तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति है, भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति। तो इसमें सबके सुखी का भाव और पूरा विश्व एक परिवार का भाव होता है, वहाँ पर अलगाववाद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को एकता, अखंडता, प्रगति पसंद नहीं है। ऐसे पापियों को जिनको अलगाववाद ही पसंद है उस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं 10-11 वर्ष पूर्व रेगुलरली होती थी। धर्म पूछकर एक ही लाइन के ऊपर खड़े होकर 23 इस देश के कश्मीरियों को मार दिया गया। इसी धर्म पूछकर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आरी से उनको चीर दिया गया। लेकिन जब केंद्र में सशक्त सरकार आई और सेना को इस बात की छूट दी गई कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करें और आतंकवादियों को उसके अनुरूप सजा दें, तो उसके अनुरूप कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिन आतंकवादियों ने, कायरों ने
जो मोदी के नाम से डरते हैं, अगर डर नहीं होता तो ये बात नहीं कहते कि जाके बता देना। जो व्यक्ति जिससे डरता है ना, व्यक्ति दो ही आदमियों का नाम लेता है, एक तो जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है, जिससे डरता है उनका नाम लेता है। तो मोहब्बत तो वो करते नहीं है क्योंकि वो अलगाववादी है, उनकी हमारी विचारधारा नहीं मिलती, तो इसे वो डरते हैं। तो डरपोक कायर आतंकवादी जो इस देश की सरकार से डरते हैं, इस देश की सेनाओं से डरते हैं, उन्होंने छुपकर ये कायराना हरकत करी है, उनको उसकी सज़ा मिलेगी और हमारा देश की सेनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को देंगे, ऐसा देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास है। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल में नकली मोबिल ऑयल के बाद अब पुलिस ने नकली दूध की फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां लगभग 5000 लीटर नकली दूध और 3000 लीटर पनीर पानी के साथ रिफाइंड ऑयल, 50 किलो सेलखड़ी व केमिकल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के साथ मिलकर पकड़ी फैक्ट्री पर सील लगा दी और एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज पुलिस विभाग के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर ये जगवीर पुत्र नेत्रपाल हैं, ग्राम करछली रुदायन में, तो इनके यहाँ से कुछ सिंथेटिक दूध बनाने का सामान दूध प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा पुलिस विभाग के साथ मिलकर छापामारी की गई और कार्य किया जा रहा है। सभी जो सामान उसमें वे पाउडर है, लगभग 3000 लीटर पनीर पानी है, लगभग 5000 लीटर दूध मिला है, उसके अलावा ग्लूकोज है और SMP मिला है। तो अभी इन्वेंट्री तैयार की जा रही है। सर टोटल कितना माल वहाँ पर मिला होगा आपके लिए? लगभग 5000 लीटर तो दूध है। कुछ केमिकल भी बरामद? उसके अलावा केमिकल्स है, वे पाउडर है वहाँ पर, पनीर पानी है और कुछ ग्लूकोज भी वहाँ पर मिला है। तो अभी सब तैयार करके कार्रवाई चल रही है, सभी चीज़ तैयार करके फिर थाने में। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां जिला खनिज अधिकारी राकेश कनेरिया की बेटी खुशी कनेरिया ने यूपीएससी में 453वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन किया। जैसे ही यूपीएससी के रिजल्ट की लिस्ट में खुशी का नाम आया, वैसे ही उनके माता पिता खुशी से झूम उठे। साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे अन्य छात्र छात्राओं को उन्होंने कड़ी मेहनत और धैर्य रखने की सलाह दी। मेरी बेटी का नाम ही खुशी है, तो मुझे भी बहुत खुशी है। तो जब ये छोटी थी तब से हमने उसको बचपन से खुशी में रखा है और आज बहुत आनंद में और फैमिली बहुत अच्छा महसूस कर रही है कि खुशी ने हमको जो देना था वो दिया, इस मकाम पे पहुँचे। मैं उनको साधुवाद प्रदान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बेटी उज्ज्वल भविष्य की उनकी कामना करता हूँ कि ऐसे ही वो तरक्की करते रहें। एक दिन हम उनको IAS के रूप में देखना चाहते हैं, ज़िले में जिसमें भी रहेंगे अच्छे से रहेंगे। फिर मैं पिछले साल ही पोस्ट ग्रेजुएट हुई थी, तब मेरी सिलेक्शन पहली बार हुआ था और अब मेरा दूसरी बार सिलेक्शन हुआ। कितने साल तैयारी की आपने? ऐसे साल तो नहीं बता सकती हूँ मैं कि मैंने कितने साल तैयारी करी। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस थी। कितने अटेम्प्ट में आपने ये क्लियर करा? ये वैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? घंटे डिपेंड करता है, कभी 8 घंटे, कभी 10, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे बढ़ता है। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जितना हो सके डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, और हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में 4 दिन पहले गायब युवक की हत्या में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है, जहां परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पड़ोसी जनपद हरदोई के पाली का रहने वाला दीपक थाना राजेपुर के गांव सवितापुर में खेती करता था। दीपक गेहूं की रखवाली कर रहा था। खेत से सवितापुर का रहने वाला शयमवीर उसे अपने साथ ले गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। मृतक के पिता ने शयमवीर पर हत्या कर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। थाना राजेपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। हत्या मामले में कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। अब बात करेंगे बेलगावी की। बेलगावी जिले में MK हुबली गांव में हुई घटना से तीव्र आक्रोश फैला हुआ है। बता दें कि कल सुबह कुछ बदमाशों ने गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के पास दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा लगाए गए अंबेडकर के चित्र पर काली स्याही पोत दी थी और भाग गए। इसकी जानकारी मिलने पर कित्तूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जम्मू कश्मीर में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पाकिस्तान का पुतला फूंका।
पदाधिकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई है। कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू महासभा के नेताओं ने यह भी कहा कि आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आतंकवाद का पुतला फूंका है हम सभी लोगों ने। सबसे बड़ी दुखद घटना जो कल हुई हमारे धर्म पूछ के हमको मारा गया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे माताएं बहनें थी, तो इतनी निंदनीय घटना है, सोच के भी हृदय कांपने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। हम सब लोग पीड़ा को कैसे आप लोगों के सामने दिखाऊं, अपनी दर्द दिखाएं। तो प्रधानमंत्री जी से हम सब ने मांग की है, जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है, इसका कठोर जवाब हम सबको बर्दाश्त होगा, इसके अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान की ने अगर ये घटना घटी है तो उसको नष्ट नाबूद कर दें। हम सब तन बल धन और गन की जरूरत पड़े उसके साथ में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर समय खड़े हैं। समस्त हिंदू समाज सरकार के साथ में खड़ा है। सरकार जो भी फैसला लेगी पाकिस्तान को मिटाने के लिए हम सब एक साथ हैं। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे जो घटना घटी है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। पाकिस्तान को अगर हमारे 26-27 मरे तो उनके 27-28 हज़ार मरे, तब हम लोगों को चैन पड़ेगा। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां डूडा विभाग की पुरानी बिल्डिंग में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी। वकील धुआं उठता देख मौके पर पहुंचे। डूडा के पुराने भवन में आग लगने की घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां डूडा के भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं था। घटना की सूचना के बाद 40 मिनट के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पानी खत्म होने पर अमृतपुर से बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग लगी नहीं, आग लगाने की आशंका है। आग की लपटें इतनी तेज है तो आग लगभग 3 घंटे पहले लगी होगी। घटना की सूचना पर सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, डूडा प्रभारी गजराज सिंह मौके पर पहुंचे। 22 अप्रैल 2025 को सूचना आई शाम को अराउंड 5:30 की। यहाँ पे डूडा का जो कार्यालय है जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं प्लस कुछ सामान रखा हुआ है तो उसमें आग लगी। सूचना मिलते ही यहाँ पे पुलिस की टीम प्लस जो फायर कंट्रोल की टीम है वो यहाँ पे पहुँची, फायर टेंडर्स पहुँचे और आग बुझाने का काम किया गया है। आग अभी कंट्रोल में आ गई है, बुझ गई है और बाकी का जो भी सामान रिट्रीव कर सकते हैं वो रिट्रीव किया जाए। मिली प्राप्त हुई थी कि तहसील में आग लगी हुई है, सरकार को बड़ी गाड़ी भेजी, छोटी गाड़ी लेके आए हैं। तो बड़ी गाड़ी द्वारा कार्रवाई जारी थी, गाड़ी पानी समाप्त होने के बाद नगर पालिका द्वारा भरी जा रही है और छोटी गाड़ी से कार्रवाई जारी है। आग नियंत्रण है कि पुलिस लग रही है तो उसकी बुझाने का प्रयास किया। कितना समय लगा लगभग आग बुझाने में? लगभग आधा पौना घंटा हुआ है। सूचना के कितने समय बाद आप लोग पहुँचे? सूचना लगभग वहाँ से प्राप्त तुरंत तत्काल हम लोग निकल लेते हैं, बीच में रास्ते में थोड़ा अवरोध मिल जाता है, शायद क्रॉस करना पड़ता है, शायद क्रॉस करते हुए और जहाँ निकलते हुए किसी वाहन या व्यक्ति को बचाते हुए आते हैं। उसे ये करते जल्दी पहुँचने। अंदर जो सामान रखा उसकी के लिए है, जो सामान अंदर है वो कितना क्या जला कुछ है? सर उसमें अभी अंदर केवल आग बुझाने कार्रवाई कर रहे हैं, बस शेष जानकारी नहीं। हाँ कंट्रोल हो गई, हाँ आग नियंत्रण में है, कार्रवाई जारी है, पुलिस लग रही होगी। अब बात करेंगे यूपी के अमरोहा की। यूपी के अमरोहा से खबर है, जहां पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में व्यापारी ने बाजार बंद कर दिया। बता दें कि हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कर आतंकवाद का पुतला फूंका। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर आतंकवाद का विरोध किया। हिंदू संगठन ने सरकार से आतंकवादियों से बदला लेने की मांग भी की है। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है, समस्त हिंदू समाज, समस्त व्यापार मंडल इसका पूर्णतः विरोध करता है। पहलगाम की घटना इतनी बड़ी निंदनीय है, जब उनसे उनका नाम नहीं पूछा गया, उनसे उनकी जात नहीं पूछी गई, वो सिर्फ इस बात पर गोली मार दी जाती है क्योंकि वो हिंदू है। और हद तो जब हो जाती है जब उनकी पैंट खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट की जांच की जाती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। लोग बात कहते हैं कि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, अरे मैं कहता हूँ आतंकवाद का धर्म होता है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं मारा गया। और हद तो तब हो जाती है जब उस प्राइवेट पार्ट की जांच होती है कि ये हिंदू है, मुसलमान है। अरे कहाँ गए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, कहाँ गए उस कांग्रेस पार्टी, कहाँ गए ये दिग्विजय नाथ? अरे जब उस समय जब कसाब को फांसी लगती तो यही समाज रात पूरी रात चलकर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।